जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की मदद से हम कोई एक लॉन्ग रनिंग टास्क एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस से कुछ डेटा फैच करना है या कोई एपीआई से हमें कुछ काम करवाना है। और ये काम एक टाइम कंज्यूम कर रहा है, पर हम उसको असिंक्रोनसली चला रहे हैं। जब तक वो काम हो रहा है, हमारी जावास्क्रिप्ट का रिमेनिंग पोर्शन कंटिन्यू हो रहा है। यानी हमारा कोड जावास्क्रिप्ट का रुकेगा नहीं कि भाई वो टास्क कंप्लीट हो उसके बाद ही हम एग्जीक्यूट हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में तो फिर पेज हैंग हो जाएगा, उसे काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। आज हमें प्रॉमिस के बारे में समझना है, और इसको समझने के लिए जो बेस चाहिए वो प्रीवियस वीडियोस में मैंने कवर किया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, ये सिंक्रोनसली ही कोड को रन करती है। वो तो हम वेब एपीआईज को यूज़ करते हैं जो ब्राउज़र के पास होती है, और उनको कॉल करके हम ब्राउज़र की किसी फंक्शनैलिटी को ट्रिगर कर लेते हैं, जैसे सर्वर से कम्युनिकेट करना या टाइमर फंक्शनैलिटी या किसी एपीआई को यूज़ करना। तो ये जो हम काम करवाते हैं वेब एपीआई की मदद से, ये ब्राउज़र अलग थ्रेड में चलाता है, जबकि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड अलग जगह चल रहा होता है। जावास्क्रिप्ट इंजन उसे सिंगल थ्रेड में चला रहा होता है। और हम चाहते हैं कि जब वो असिंक्रोनस जॉब कंप्लीट हो जाए तो हमारे जावास्क्रिप्ट का कोई कोड चल जाए जो उस पर डिपेंडेंट था, तो उसको हम कॉल बैक बना के एज एन आर्ग्यूमेंट वेब एपीआई में पास कर देते हैं। और जैसे ही वो लॉन्ग रनिंग टास्क कंप्लीट होता है, ये कॉल बैक को कॉल बैक क्यू में पहुंचा दिया जाता है, जहां से इवेंट लूप जब उसको समय मिलता है कि हाँ भाई ये हमारा कॉल स्टैक फ्री हो चुका है, कॉल स्टैक में अब और कुछ नहीं है, तो वो हमारे कॉल बैक को कॉल स्टैक में पुश कर देता है और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ मैं रिवीजन के लिए बोल रहा था ताकि आप आज के लेक्चर में कनेक्ट हो सकें। लेकिन आपने एक बात को महसूस किया कि ये जो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है ये ईजी नहीं है। इसको लिखने में कई दिक्कतें आती हैं। खास तौर पे तब दिक्कत आती है जब हमें मल्टीपल असिंक्रोनस टास्क सिंक्रोनसली परफॉर्म करने, जिसका मतलब यह है कि मैं कोई असिंक्रोनस कोड रन कर रहा हूं, जैसे कि डेटाबेस से कुछ डेटा फेच करने का कोड। तो ये काम जब हो जाए तब मेरे को कोई खास काम कराना है, जिसके लिए मैं कॉल बैक पास कर रहा हूं कि ये कॉल बैक तभी चलेगा जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मुझे एक और असिंक्रोनस जॉब परफॉर्म करना हो। मैंने डेटाबेस से कुछ डेटा फेच किया है और उसका जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे मुझे डेटाबेस में कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या कुछ भी मुझे असिंक्रोनस जॉब और करना है, लेकिन ये पहले जॉब के रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, मल्टीपल असिंक्रोनस जॉब्स सिंक्रोनसली चलाने। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने कॉल बैक जो पास किया था, जो हम जानते हैं तभी चलेगा जब लॉन्ग रनिंग टास्क असिंक्रोनस जॉब कंप्लीट होगा। पहला मान लीजिए बहुत सारे असिंक्रोनस जॉब है, असिंक्रोनस जॉब 1 2 3। अब मैं चाहता हूं कि असिंक्रोनस जॉब 1 स्टार्ट हो जाए। ठीक है, स्टार्ट हो गया, मैंने एक कॉल बैक पास किया हुआ है। जब ये असिंक्रोनस जॉब 1 कंप्लीट होगा तो मेरा कॉल बैक चल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये कॉल बैक के अंदर मैं असिंक्रोनस जॉब 2 स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये तब तक जॉब 2 स्टार्ट हो जब तक जॉब 1 कंप्लीट ना हो। तो जॉब 1 कंप्लीट हो गया है, इसलिए कॉल बैक चल रहा है, इसलिए कॉल बैक के अंदर कोडिंग में मैंने असिंक्रोनस जॉब 2 स्टार्ट किया। अब वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा मैंने उसके लिए एक और कॉल बैक दिया हुआ है जो तब चलेगा जब जॉब 2 कंप्लीट होगा। और जैसे ही जॉब 2 कंप्लीट हुआ, ये दूसरा कॉल बैक चला, इसने जॉब 3 को इनिशिएट कर दिया। अब जॉब 3 जब तक कंप्लीट नहीं होगा मेरा तीसरा कॉल बैक नहीं चलेगा। अब इसको हम बोलते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में समझा कॉल बैक हेल के बारे में। तो कॉल बैक हेल इसी से होता है, इसी तरह की सिचुएशन में होता है। लेकिन आजकल ना ये कॉल बैक हेल क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है देखने में भी और समझने में भी, यूज़ करने में भी, तो इसको यूज़ नहीं किया जाता, इसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। वो बोलते हैं कि इसको करने के हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। हालांकि मैंने कॉल बैक हेल को रिजॉल्व करने को आपको 3 तरीके बताए थे। पहला तरीका मैंने बताया था नेम्ड फंक्शन का यूज़ करना, और इसका कैसे इस्तेमाल करना है
वो भी मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बता दिया था। लेकिन उससे भी बेहतर तरीके हमारे पास हैं, जिसमें दो तरीके हैं हमारे पास। एक है प्रॉमिस को यूज करना और दूसरा असिंक अवेट को यूज करना। आज हमारा टारगेट है प्रॉमिस को समझना कि ये प्रॉमिस क्या होता है। अल्टीमेटली इसका पर्पस यही है कि हम असिंक्रोनस जॉब्स सिंक्रोनसली इजीली रन करा सकें। लेकिन वो पोर्शन प्रॉमिस में समझने के लिए पहले हमें ये समझना है कि प्रॉमिस होता क्या है। देखिए, मैं चीजों को कोड लिखकर भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए थ्योरेटिकली, ताकि हम कोडिंग में बिल्कुल कंफर्टेबल रहें। तो प्रॉमिस क्या है? एक वादा, ठीक है। तो कोई आपसे कुछ प्रॉमिस करता है, ओके। अब ये प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, आप शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, परचेस कर लिया, क्या वो प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गया? बताइए, नहीं आया ना। अगर आपके हाथ में अभी प्रोडक्ट नहीं आया तो क्या आया? आपने तो पैसा दे दिया है, लेकिन आपके हाथ में तो प्रोडक्ट आया नहीं है। तो आपके हाथ में आया एक प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस कर कौन रहा है? ये प्रॉमिस कर रहा है वो ई शॉपिंग वेबसाइट वाले। वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि देखो, आपने ये ऑर्डर प्लेस किया है, अब हम आपको प्रॉमिस करते हैं इसको डिलीवर करने का। इनफैक्ट वो जब प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो दो बातें हो सकती हैं। आप सोच के देखिए कि उन्होंने प्रॉमिस किया है, या तो ये हो सकता है कि वो आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर कर दें, जितने भी दिन में वो होने वाला है वो डिलीवर हो जाए। डिलीवर अगर हो गया तो उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, हाइपोथेटिकली सोचिए, कोई एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि वो प्रोडक्ट किसी कारण से डिलीवर नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए स्टॉक में एक ही आइटम बचा था और डिलीवरी के दौरान वो टूट गया, कुछ हो गया उसके साथ, तो वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। अब इसका मतलब है कि वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, कि हमने प्रॉमिस तो किया था, रिजेक्ट हो गया। ऑब्वियसली उसके बाद फिर वो पैसा रिफंड करेंगे, वो सब होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको डिलीवर नहीं हुआ। तो प्रॉमिस या तो फुलफिल्ड हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन जब तक ये ना तो फुलफिल्ड हो रहा है, यानी ऑर्डर ना तो आपको डिलीवर हुआ है प्रोडक्ट, और ना ही वो ये कह रहे हैं कि हम आपको डिलीवर नहीं करेंगे, रिजेक्ट भी नहीं किया, फुलफिल भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, तब तक की स्टेट में प्रॉमिस पेंडिंग कहलाता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार प्रॉमिस कब क्रिएट हुआ? जैसे ही आपने कुछ प्रोडक्ट को परचेस किया तो ये प्रॉमिस क्रिएट हो गया। अब ये जो प्रॉमिस है, ये तीन में से किसी एक स्टेट में रह सकता है। या तो ये पेंडिंग स्टेट में रह सकता है, या फिर ये फुलफिल्ड स्टेट में रह सकता है, या फिर ये रिजेक्टेड स्टेट में रह सकता है। तो एग्जैक्टली यहां पर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी प्रॉमिस इन्हीं तीन स्टेट में रह सकता है। अब जब भी आप प्रॉमिस की बात करेंगे ना, तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए कि यहां पे दो एक्टर्स हैं, एक प्रोड्यूसर ऑफ द कोड, एक है कंज्यूमर ऑफ द कोड। इसी ई शॉपिंग के एग्जाम्पल को जरा सोचिए कि प्रॉमिस किसने क्रिएट किया? प्रॉमिस क्रिएट किया है ई शॉपिंग वेबसाइट वालों ने। उन्होंने एक प्रॉमिस क्रिएट किया और आपको दिया। आपको प्रॉमिस मिल गया है, अब आप प्रॉमिस को कंज्यूम करने वाले हो। तो एक होता है प्रोड्यूसर कोड, एक होता है कंज्यूमर कोड। ऑब्वियसली कोड कंज्यूमर तो लिख नहीं रहा है, ये तो प्रोग्रामर ही लिख रहा है, लेकिन प्रोग्रामर ने दोनों कोड लिख के रखे हुए हैं, एक प्रोड्यूसर कोड और एक कंज्यूमर कोड। प्रोड्यूसर कोड रिस्पॉन्सिबल है प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए, और कंज्यूमर कोड रिस्पॉन्सिबल है उस प्रॉमिस को यूटिलाइज करने। प्रॉमिस आपने कर दिया, अब उसको यूटिलाइज करने का मतलब उसकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग क्या एक्शन लेना है। अगर प्रॉमिस की स्टेट पेंडिंग है तो क्या करना है, अगर फुलफिल्ड हो गई है तो क्या करना है, अगर रिजेक्ट हो गई है तो क्या करना है, ये कंज्यूमर कोड डिसाइड करेगा। और प्रोड्यूसर कोड का काम सिर्फ इतना होगा कि वो क्रिएट करे प्रॉमिस को, उसको तैयार करे, प्रॉमिस को तैयार करे और फिर आपको दे दे। तो ये दो तरह के कोड है। अब ये थ्योरेटिकली आपको बात समझ में आई है, इसको समझने के लिए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब कोडिंग विंडो पे हम ये समझें कि आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में समझा हुआ था। उसका जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो वो तो नॉर्मल फंक्शन की तरह दिखता है, लेकिन फिर जब हम उसको कॉल करते हैं तो हम न्यू कीवर्ड की मदद से उसका ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। तो न्यू कीवर्ड की मदद से अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। सेम वही चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर लेट P1, ये हम एक प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं, तो न्यू प्रॉमिस। एक मिनट, इसका मतलब प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि पहले से बना हुआ है, हम नहीं बना रहे। एग्जैक्टली
प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बनी हुई चीज है, विच मीन्स प्रॉमिस नाम का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना हुआ है, आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो। अच्छा, ये काम कर कौन रहा है? ये प्रोड्यूसर कर रहा है, यानी प्रॉमिस जो क्रिएट करता है। तो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना हुआ है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो हम बोलेंगे कि प्रॉमिस क्रिएट किया है। तो ये प्रोड्यूसर कोड में यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ये प्रोड्यूसर कोड है। अब ये जो प्रॉमिस हम क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर हम पास करते हैं फंक्शन। ये फंक्शन पास किया, और ये एरो फंक्शन भी हो सकता था, ये फंक्शन मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब आप जानते हो कि जब भी न्यू की मदद से कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हैं, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ है। तो हम उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक फंक्शन, यानी कि एक कॉल बैक। हम एक फंक्शन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है प्रॉमिस, जो पहले से बना हुआ है, उसको मैं एक फंक्शन दे रहा हूं, वो उसको कॉल करेगा। यस, ये जो फंक्शन हम पास कर रहे हैं, ये उस फंक्शन को कॉल करेगा, और इसके अंदर हम लॉन्ग रनिंग टास्क लिखेंगे। इसके अंदर हम वो टास्क लिखेंगे जो परफॉर्म करना है, हमें डेटाबेस से डेटा फैच करना है या जो भी करना है, वो यहाँ पे होगा। जैसे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो शॉपिंग वेबसाइट पे, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो बिहाइंड द सीन बैकएंड पे एक कोड चलेगा जो ऐसा ही होगा। प्रॉमिस क्रिएट होगा, और इस फंक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस किया है उससे रिलेटेड जो भी काम करना है, डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं, ऑर्डर प्लेस करना है, सेलर को इन्फॉर्म करना है, या जो भी कर रहा है ना, वो सारी कोडिंग कहाँ होगी? इसके अंदर होगी। ये वो टास्क होगा, ठीक है, जिससे कि ऑर्डर एक्चुअल में प्लेस होता है। तो वो टास्क यहाँ पे होगा, तब जाके प्रॉमिस क्रिएट होगा। ऑर्डर लॉक हो गया, इसका मतलब प्रॉमिस क्रिएट हो गया। तो प्रॉमिस के अंदर वो कोड होने वाला है। अब यहां पर अभी के लिए मैं सिंपली लिख देता हूं console.log, जिससे हमें ये पता चले कि ये कोड चल रहा है। अभी कुछ नहीं, हेलो लिख देते हैं और कुछ नहीं, या लिख देते हैं मैं प्रॉमिस हूं, ठीक है, इतना सा मैं लिख दे रहा हूं कोड। अब ये कोड चलना चाहिए। अभी इसको पहले मैं रन करता हूं, ये हो जाएगा नोड माई स्क्रिप्ट। ओके, सो ये मैं प्रॉमिस हूं प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब ये चल रहा है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे ये फंक्शन रन कौन कर रहा है। तो कुछ नहीं है, आप जब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हो, न्यू की मदद से आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ, तो उसमें जो कॉल बैक पास किया है उसको ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ने एग्जीक्यूट कर दिया है। बस इतनी सी बात है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये जो हमने प्रिंट कराया है, ये प्रिंट कराना तो इस प्रॉमिस का काम नहीं होगा। ये तो हमने देखने के लिए कि ये चला है, प्रूफ करने के लिए लिख दिया। पर एक्चुअल में ये जो फंक्शन है ना, इसमें आप दो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो। एक मिनट, फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हम जब आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं तो ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, राइट। इनके नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं इसका नाम रखो रिजॉल्व और रिजेक्ट। इस तरीके से दो नाम रख दो। ओके फाइन, रिजॉल्व और रिजेक्ट हमने दो नाम बना लिए, लेकिन ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में आएगा क्या और कब? जस्ट इमेजिन, प्रॉमिस नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना हुआ है, उसको मैं अपना ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं, वो हमारे इस फंक्शन को कॉल करेगा, और कॉल करेगा तो उसके अंदर दो फंक्शंस वो पास करेगा। यस, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ये वेरिएबल्स दो फंक्शंस को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजॉल्व एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और रिजेक्ट भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रॉमिस के कंस्ट्रक्टर ने हमारे इस फंक्शन को जब कॉल किया तो उसने दो आर्ग्यूमेंट्स पास करे, दो फंक्शंस, ठीक है। इसका मतलब वो फंक्शन हमने नहीं बनाया। रिजॉल्व जिस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजेक्ट जिस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमने नहीं बनाया, उसको बनाया कंस्ट्रक्टर ने, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ने, प्रॉमिस के कंस्ट्रक्टर फंक्शन ने। और वो बस हमें फंक्शन मिल गए, तो हम रिजॉल्व फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यस, हम यहाँ पे जब मर्जी है रिजॉल्व फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें ज़रूरत लग रही है रिजेक्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यस, क्योंकि ये फंक्शंस हैं। लेकिन ये फंक्शंस हैं क्यों, मतलब इनकी क्या ज़रूरत है? देखो, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि
जब मैंने इनको कॉल नहीं करा, ठीक है, जब मैंने इनको कॉल नहीं करा, तो मेरा प्रॉमिस किस स्टेट में, क्योंकि प्रॉमिस क्रिएट तो हो गया, लेकिन प्रॉमिस का स्टेट क्या है वो पता करना है। तो इसको ना करने के लिए मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ और ब्राउज़र पे इसको रन करता हूँ। यहाँ मैं प्रॉमिस हूँ प्रिंट हो गया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो P1 प्रॉमिस है इसकी स्टेट क्या है। बहुत आसान है ये जानना। आप यहाँ पे सिंपली P1 लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए। आप देखिए ये बता रहा है कि P1 क्या है, एक प्रॉमिस है जिसकी स्टेट क्या है, पेंडिंग है। यहाँ पे दिखा रहा है ये पेंडिंग है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे आती हैं। एक्चुअल में प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, आप उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, तो वो बता रहा है प्रॉमिस की स्टेट अभी पेंडिंग है और रिजल्ट अभी अनडिफाइंड है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन ये स्टेट चेंज कब होगी, ये तो पेंडिंग स्टेट है। हमने समझा था ना कि प्रॉमिस जब क्रिएट होता है तो शुरुआत में वो पेंडिंग स्टेट में रहता है। अब जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, तो वो रिजॉल्व स्टेट में आ जाएगा, फुलफिल्ड स्टेट जिसको बोलते हैं, और या फिर रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्टेड स्टेट में आ जाएगा। तो हमको इसके अंदर क्या कोडिंग करनी है। आप सोचिए कि console.log थोड़ी कर रहे होगे, आप यहाँ पर कुछ टास्क कर रहे होगे, असिंक्रोनस जॉब कर रहे होगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से पेमेंट गेटवे आप लोगों ने देखा है, तो वैसा कोड आप सोच लो कि कोई पेमेंट कर रहा है। अब जब तक वो पेमेंट की प्रोसेस चल रही है, अभी पेंडिंग स्टेट में, ठीक है, जब वो पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया है। और अगर उसका ट्रांजैक्शन किसी कारण से कैंसिल हो गया है, टाइम आउट हो गया है, या उसने कार्ड नंबर गलत एंटर किया था, व्हाटएवर, मतलब वो पेमेंट नहीं हो पाया, तो रिजेक्टेड स्टेट में आ जाना चाहिए। ठीक है, सो कोई भी पेमेंट गेटवे को अगर आप यूज़ करते हो तो वो बेसिकली आपको एक API तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो उन लोगों ने प्रॉमिस क्रिएट किया होगा, उन लोगों ने इस तरह का कोड लिखा होगा कि अगर पेमेंट आ गया है तो वो बताएं, और अगर फेल हो गया है तो वो बताएं। ठीक, तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहां पर एक्चुअल बिजनेस लॉजिक चल रहा है, और इस टास्क के होने पर दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो फुलफिल हो गया है प्रॉमिस या रिजेक्ट हो गया है। आपको अकॉर्डिंगली इन फंक्शंस को कॉल करना है। अगर आपने रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करा तो प्रॉमिस की स्टेट चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी फुलफिल्ड। यस, रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करने से प्रॉमिस की स्टेट पेंडिंग से क्या हो जाएगी, फुलफिल्ड। और रिजेक्ट फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा, वो रिजेक्टेड स्टेट में आ जाएगी। दोनों को एक्चुअल में आप कभी एक साथ कॉल करोगे ही नहीं। आप या तो रिजॉल्व को कॉल करोगे या रिजेक्ट को कॉल करोगे, दोनों को नहीं कॉल करोगे। तो कोई कंडीशन होगी, कोई कंडीशन होगी यहां पर। इफ एल्स लगाया होगा आपने, इफ कंडीशन इज ट्रू तो रिजॉल्व चल जाए, एल्स और रिजेक्ट चल जाए, ऐसा कुछ आपने लिखा होगा। अब इफ में कंडीशन तो देखो डिपेंड करेगी ना, यहाँ पे क्या टास्क है, उसका क्या हुआ, वो टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, उस पर डिपेंड करेगा कि इफ की कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं। अभी के लिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है, जानबूझ के, ताकि ये रिजॉल्व चल जाए और रिजेक्ट ना चले, आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश किया और अब P1 की स्टेट को देखता हूँ तो वो फुलफिल्ड स्टेट कहला रही है। और अगर मैंने यहां पर कर दिया होता फॉल्स, तो ये रिजेक्ट स्टेट में चला जाता। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, देखो रिजेक्ट स्टेट में भी जा रहा है और ये एरर मैसेज भी दे रहा है क्योंकि हमने इसको हैंडल नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं P1 को प्रिंट कराऊं तो ये मुझे क्या दे रहा है, रिजेक्टेड स्टेट। ठीक है, रिजेक्टेड। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रॉमिस एक्चुअल में क्रिएट कैसे होता है। अभी मैं थोड़ा और मीनिंगफुल एग्जांपल बना के आपको बताता हूं, लेकिन हमको ये समझ में आ गया कि रिजॉल्व और रिजेक्ट का क्या यूज है, प्रॉमिस कैसे बनता है। अभी ये कंज्यूमर कोड की इस प्रॉमिस को यूज कैसे करना है वो भी हमको सीखना है। तो अब जब हमें कंज्यूमर कोड चलाना है, अभी मैं इधर ट्रू लिख देता हूं, कंज्यूमर कोड चलाना है, कंज्यूमर। अब आप कहोगे कि सर क्या हमें दोनों कोड लिखने होते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप या तो प्रोड्यूसर कोड लिख रहे होगे या कंज्यूमर कोड लिख रहे होगे। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें कि पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना चाह रहे हो ताकि लोग कुछ आपके साइट से परचेज कर सकें, तो आपने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया।
अब पेमेंट गेटवे तो आप नहीं बना रहे हो ना, बेसिकली पेमेंट गेटवे के लिए तो अलग कंपनीज हैं। तो जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, आप रेजर पे का नाम आपने सुना होगा, या और भी सीसी एवेन्यू बहुत सारी हैं। तो ये जो अलग अलग पेमेंट गेटवे वाली कंपनीज हैं, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो और उस वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे की सर्विस लेना चाहते हो, तो आप उनसे क्या लेते हो? आप उनसे एपीआई लेते हो, आप उनकी एपीआई को कॉल करते हो। यस, आपका काम सिर्फ इतना होता है कि उनकी एपीआई को कॉल कर दो, और वो जो एपीआई कॉल कर रहे हैं ना, जो हमने एपीआई उनकी कॉल करी है ना, वो हमें रिटर्न करके देगी प्रॉमिस। मतलब जैसे ये प्रोड्यूसर कोड है, ये हमने नहीं लिखा होगा, ये पेमेंट गेटवे वालों ने लिखा होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम, एक फंक्शन बना देता हूँ मैं। आप सोचो कि रेजर पे वालों ने ये कोड लिख के रखा होगा, फंक्शन सम एपीआई कोड लिखा हुआ है, और ये सब कुछ उसके अंदर है। हो सकता है, मतलब ये प्रॉमिस पूरा का पूरा कहाँ बन रहा है? इसके अंदर बन रहा है। और यहाँ से रिटर्न हो रहा है P1। मतलब पहले तो हमने प्रॉमिस क्रिएट किया और उसके बाद P1 को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे आप समझो लॉन्ग रनिंग टास्क चल रहा है। जब ये टास्क कंप्लीट होगा तब ही डिसाइड होगा कि रिजॉल्व होना है कि रिजेक्ट होना है, पर दोनों में से कुछ एक होगा। तो आप समझ लो कि ये प्रॉमिस की स्टेट शुरुआत में पेंडिंग है, उसके बाद फिर फुलफिल्ड या रिजेक्टेड हो सकती है। अब ये जो सम एपीआई है, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, आपने ये कोड नहीं बनाया। सम एपीआई किसने बनाया? वो पेमेंट गेटवे वालों ने बनाया। आप क्या कर रहे हो? आप उसको सिर्फ कॉल कर रहे हो। आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, सम एपीआई। आप तो इसको कॉल कर रहे हो सिर्फ, तो आप इससे उम्मीद क्या करोगे? आपने सम एपीआई फंक्शन को कॉल किया, ये कोड आपको दिख नहीं रहा होगा, ये तो उन्होंने लिख के रखा हुआ है। आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो और पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो उन्होंने ये एपीआई आपको प्रोवाइड की है कि ये रहा फंक्शन, इसको तुम कॉल कर लेना, ठीक है। तो आपने अपने प्रोग्राम में इस फंक्शन को करा होगा कॉल। अब इस फंक्शन को अगर कॉल किया होगा तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ये फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा प्रॉमिस। अब नाम P1 रखो या कुछ और रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्या रिटर्न करके देगा? एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा। कंज्यूमर को मिलता क्या है? एक प्रॉमिस ही तो मिलता है। तो ये प्रॉमिस इसको मिल गया। अब ये क्या चाहता है कि भाई ये प्रॉमिस जब फुलफिल्ड हो जाए तो मैं कुछ एक्शन करूं। यानी कि पेमेंट गेटवे को हमने इंटीग्रेट किया है, यहाँ पर कोई यूज़र पेमेंट कर रहा है, उसका कोड चल रहा है, और अगर उसका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो रिजॉल्व चलेगा, और अगर फेल हो जाता है तो रिजेक्ट चलेगा। उसके पहले वो पेंडिंग स्टेट में रहेगा। तो हम क्या चाहते हैं, हमने अगर ये एपीआई कॉल की है तो इसके कारण यूज़र पेमेंट कर पा रहा है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है कि नहीं हुआ है? तो ये हमको एक प्रॉमिस दे रहा है, और इस प्रॉमिस की स्टेट देखकर हम बता सकते हैं। बट एक मिनट, इसकी स्टेट में कब चेक करूं, कैसे चेक करूं? आपको क्या करना है, आपको लिखना है P1.then। देन एक फंक्शन है, ठीक है। आप देन फंक्शन को कॉल करते हो। ये देन फंक्शन तभी चलता है जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। समझ में आई बात? जब तक आपका पेंडिंग स्टेट में है प्रॉमिस, तब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होता। यही बढ़िया बात है इसकी, कि आपने भले ही यहाँ कोड लिखा हुआ है लेकिन ये इमीडिएटली नहीं चल जाएगा। अभी प्रॉमिस अगर पेंडिंग स्टेट में है तो ये देन नहीं चलेगा। ये देन तभी चलेगा जब या तो रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉमिस, यानी फुलफिल्ड हो जाएगा, या रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है। आप कहते हो कि अगर रिजॉल्व हो जाए तो मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक एरो फंक्शन पास कर दीजिए। ये फंक्शन तब चलेगा, देन के अंदर जो पहला फंक्शन आप पास कर रहे हो, ये तब चलेगा जब प्रॉमिस फुलफिल्ड स्टेट में आ जाएगा, उससे पहले नहीं चलेगा। अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन यहां पर पास कर सकते हैं। एक और फंक्शन पास कर सकते हैं। ये फंक्शन हमने पास किया है, ये कब चलेगा? ये तब चलेगा जब रिजेक्ट हो जाएगा प्रॉमिस। अब देखो, इसको समझने के लिए एक बार मैं यहाँ पे कोड भी कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ console.log promise fulfilled, और यहाँ पे लिख देता हूँ console.log promise rejected। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रैंडमनेस लानी है, क्योंकि ये तो हमेशा रिजॉल्व ही होगा। रिजॉल्व होगा इसलिए यही वाला कोड चलने वाला है, ठीक है।
एक बार चला के देख लेते हैं। एक्सपेक्ट करूँगा कि ये वाला चलेगा। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए प्रॉमिस फुलफिल्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो क्या आता? फॉल्स होता तो पहले ये प्रिंट होता, प्रॉमिस जैसे ही चला ये प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर ये रिजेक्ट कॉल हो गया। रिजेक्ट कॉल हो गया तो प्रॉमिस की स्टेट चेंज हो गई, रिजेक्टेड पे आ गए तो भी देन चल जाएगा, लेकिन उसका दूसरा वाला ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो देन फंक्शन हमसे 2 फंक्शंस मांग रहा है, हमने उसे प्रोवाइड कर दिया है। वो किस फंक्शन को कॉल करेगा ये डिपेंड करेगा कि रिजॉल्व हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। तो अभी ये प्रॉमिस रिजेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। अभी आप कहते हो कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसमें थोड़ी रैंडमनेस ले आए, हमेशा ये फॉल्स रहेगा ट्रू रहेगा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें रैंडमनेस लाने के लिए ना, पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कुछ देर तक पेंडिंग स्टेट में रहे। अब लॉन्ग रनिंग टास्क मुझे चलाना पड़ेगा उसके लिए, तो सबसे ईजी है एग्जाम्पल समझने के लिए सेट टाइम आउट। तो हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा कोड ना सेट टाइम आउट में पास कर देंगे। कैसे? हमने सेट टाइम आउट को कॉल किया, सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट फंक्शन में हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, हमें मालूम है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है एक एरो फंक्शन या नॉर्मल एक्सप्रेशन फंक्शन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, और दूसरा होता है टाइम। तो मैंने यहाँ पर 3 सेकेंड का टाइम दे दिया, ठीक है। और ये सारा का सारा जो कोड रहेगा ना, ये सारा कोड हम कहाँ लिख देंगे? ये लिख देंगे इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये कि ये जो कॉल बैक मैं पास कर रहा हूँ ये 3 सेकंड बाद ही कॉल होगा, तो उससे पहले नहीं चलेगा। ये अभी की स्टेट में अगर चलाऊं, अभी भी रैंडमनेस नहीं आई है, रैंडमनेस भी लाना पड़ेगा मुझे। तो पहले तो मैं प्रॉमिस हूँ 3 सेकंड के बाद आना चाहिए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखो अभी ये 3 सेकंड के बाद प्रिंट करेगा मैं प्रॉमिस हूँ, और उसके बाद प्रॉमिस रिजेक्टेड आ गया तुरंत। मैं थोड़ी सी रैंडमनेस चाह रहा था, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेट एक्स और मैथ डॉट राउंड, और इसमें पास करता हूँ मैथ डॉट रैंडम इंटू 10 + 1। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। अब x की वैल्यू मुझे नहीं मालूम क्या आने वाली है। अगर x की वैल्यू इवन नंबर आ जाती है तो मैं बोलता हूँ रिजॉल्व कर देना, और अगर ऑड आ जाती है तो रिजेक्ट कर देना। तो मैंने इवन ऑड पे कर दिया अभी सिंपल समझने के लिए, और ये 3 सेकंड के बाद ये कोड चलेगा। अब इसको चला के देखते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉमिस फुलफिल्ड ही होगा या रिजेक्टेड ही होगा। तो अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, 3 सेकंड का वेट होगा, उसके बाद फिर आ रहा है मैं प्रॉमिस हूँ और प्रॉमिस फुलफिल्ड। अब लेकिन इसने क्या नंबर जनरेट किया अगर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो x की वैल्यू है ना ये रिजॉल्व में पास कर देता हूँ, रिजेक्ट में भी पास कर देता हूँ। तो ये जो x की वैल्यू है ना ये वैल्यू पास हो जाएगी। तो जब रिजॉल्व को कॉल किया, रिजेक्ट को कॉल किया, तो x की वैल्यू पास हो गई। क्या होता है, यहां जो फंक्शन हम पास कर रहे हैं ना देन फंक्शन हमसे 2 फंक्शंस ले रहा है, 2 कॉलबैक्स ले रहा है, और इन कॉलबैक को कॉल करेगा रिजॉल्व या रिजेक्ट होने पर। तो वो जब इनको कॉल करेगा तो वो ये आर्ग्यूमेंट भी हमें पास करके देगा जो रिजॉल्व या रिजेक्ट में हमने यहां से पास करे हुए हैं। तो हम उसको यहाँ रिसीव कर सकते हैं। कुछ नाम ले लेते हैं, ए नाम ले लो, या सिंपली हम लिखते हैं मैसेज, या रिजल्ट भी लिख सकता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एरर। ये वाला इसलिए मैं एरर लिख रहा हूँ, आप कुछ और नाम भी रख सकते हो, क्योंकि ये तब चलना है जब रिजेक्ट होगा, और ये वाला तब चलना है जब फुलफिल्ड होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंकैटिनेट करा देते हैं रिजल्ट की वैल्यू, तो हमें वो x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर भी वही होगा, पर यहाँ उसको मैं एरर नाम से जाना। अब देखिए हमें x की वैल्यू भी पता चलेगी। तो वो इवन के केस में फुलफिल्ड होने वाला है। देखो 2 प्रिंट हो रहा है, प्रॉमिस फुलफिल्ड के बाद 2 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब इवन था वो, इसलिए फुलफिल्ड हुआ है। अगर ऑड आया तो रिजेक्टेड में जाएगा। देखिए 7 है तो ऑड है, मतलब रिजेक्टेड। तो इस तरीके से आप एक प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हो, और इस तरीके से आप प्रॉमिस को कंज्यूम कर सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको ये दोनों फंक्शंस प्रोवाइड ही करने हैं, आप एक अकेला भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप एक अकेला प्रोवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब है रिजॉल्व होने पर क्या करना है वो हमने प्रोवाइड किया है, रिजेक्ट होने पर क्या करना है वो हमने प्रोवाइड नहीं किया, तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम प्रॉमिस को इंप्लीमेंट करते हैं। पर नॉर्मली आप दोनों कोड नहीं लिख रहे होते हो, या तो आप कंज्यूमर कोड लिख रहे होते हो या फिर आप प्रोड्यूसर कोड लिख रहे होते हो। प्रॉमिस कैसे बनता है वो आपको समझ में आया, आपको समझ में आया प्रॉमिस को कैसे कंज्यूम किया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ होती है कैच, मतलब प्रॉमिस
के पास एक देन फंक्शन है, उसी तरीके से प्रॉमिस के पास एक कैच फंक्शन भी है। तो P1 डॉट कैच को भी आप लिख सकते हो। ये कैच कब चलता है? जब रिजेक्ट होता है तभी ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो इसके अंदर अगर मैं कोई फंक्शन पास कर रहा हूँ तो ये तब चलेगा जब रिजेक्ट होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ console.log रिजेक्टेड, या इन कैच लिख देता हूँ, इन कैच। अब चला के देखते हैं, अगर ऑड नंबर आएगा तो ही कैच चल सकता है, वरना तो चल नहीं सकता। यस, ऑड नंबर आया तो इसने प्रॉमिस रिजेक्टेड 11 दिया, क्योंकि यहाँ पर आपने ये पास किया हुआ था देन के अंदर सेकंड फंक्शन, और कैच भी चला, कैच में ये मैसेज लिखा था तो ये प्रिंट हो गया। तो ये, लेकिन कैच केवल तभी चलता है जब रिजेक्ट होता है, और देन दोनों स्थिति में चलता है, चाहे रिजॉल्व हुआ हो चाहे रिजेक्ट हुआ। तो आपने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लिया कि हाँ, प्रॉमिस इस तरीके से यूज होता होगा। मैंने आपको एक दो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी दिए जहां पर इसका यूज हो सकता है। तो मेरे ख्याल से प्रॉमिस यूज करना एक बेटर अप्रोच है और मॉडर्न अप्रोच है। आप प्रॉमिस को अगर यूज करोगे तो आप ज़्यादा सिस्टमेटिकली असिंक्रोनस चीज़ों को हैंडल करोगे। लेकिन हमने कॉल बैक हेल में जो सिचुएशन देखी थी वो क्या थी? कॉल बैक हेल में सिचुएशन थी कि असिंक्रोनस फंक्शंस एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा असिंक्रोनस जॉब है, और उनको सिंक्रोनसली करना है, एक के बाद एक करना है। एक हो जाए तभी दूसरा हो, दूसरा हो जाए तभी तीसरा हो, ऐसा हम चाह रहे थे। इसके कारण ही तो कॉल बैक हेल हो रहा था। यहाँ तो अभी वैसी सिचुएशन हमने देखी नहीं है ना। हाँ, प्रॉमिस के साथ भी तो वैसी सिचुएशन आ सकती है ना। अभी जो मैंने कोड लिखा है उसमें मैं सिंगल असिंक्रोनस जॉब परफॉर्म कर रहा हूं, जो कि यहां पे परफॉर्म हो रहा है। ये सिंगल असिंक्रोनस जॉब परफॉर्म हो रहा है, और प्रॉमिस उस जॉब के खत्म होने पर क्या एक्शन लेना है वो हैंडल कर रहा है। दैट्स इट, इतना ही कर रहे हैं। लेकिन प्रॉमिस के अंदर भी अगर असिंक्रोनस जॉब सीक्वेंशियली करना हुआ, सिंक्रोनसली करना हुआ, तो क्या सिचुएशन आएगी, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के लिए तो हमने प्रॉमिस को समझाया अभी। क्योंकि हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरीकों में से दूसरा तरीका प्रॉमिस को यूज करना। बट अभी तो वो सीखा नहीं ना, प्रॉमिस क्या है बस इतना सीखा है। तो आपको नेक्स्ट लेसन तो देखना ही होगा। नेक्स्ट लेसन में आपको पता चलेगा कि प्रॉमिस की मदद से कॉल बैक वाली प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं। या फिर मैं ये कहूं कि कॉल बैक हेल देखने में टफ लग रहा है, कर तो उससे भी सकते हैं, वही काम प्रॉमिस से करेंगे तो कैसा दिखेगा वो हमको समझना है अपने नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इस कंटेंट को। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये सीरीज़ अल्टीमेट है, इन डेप्थ है, तो प्लीज़ इसके बारे में आप शेयर करिए लोगों से, आप लिंक्डइन पे पोस्ट करिए, आप कमेंट देकर मुझे बताइए, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और इस सीरीज़ को भी काफ़ी लोग देखें। तो आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाते हैं, जैसे कि आपको नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ये फाइल जो मैं बना रहा हूँ ये कैसे डाउनलोड करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।